आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्विस ऑफ समन्स इन सिविल केसेस, यानी कि सिविल केसेस में जो समन्स वगैरह कोर्ट इशू करती हैं सिविल कोर्ट्स, वो कैसे सर्ड होते हैं, उनकी सर्विस कैसे की जाती है, उनकी तामील कैसे की जाती है। इस टॉपिक से रिलेटेड सीपीसी में जो भी प्रोविजंस हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी उन समन्स की है जो कि डिफेंडेंट्स को सर्ड किए जाते हैं, जिससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 29 में एंड ऑर्डर नंबर 5 में। दूसरा सर्विस ऑफ समन्स जो कि विटनेसेस को की जाती है, उससे रिलेटेड प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 31 से लेकर 32 में एंड ऑर्डर नंबर 16 एंड ऑर्डर नंबर 16A ऑफ सीपीसी में। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 27 से लेकर 32 तक के प्रोविजंस एंड ऑर्डर नंबर 5 ऑफ सीपीसी। बाकी इस टॉपिक का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि ऑर्डर नंबर 16 एंड 16A ऑफ सीपीसी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि सीपीसी में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो कि सर्विस ऑफ समन से संबंधित हैं। इसी तरीके से जो एक्यूज्ड एंड विटनेसेस को समन की सर्विस की जाती है सीआरपीसी के तहत, क्रिमिनल कोर्ट्स के तहत, उसके प्रोविजन दिए गए हैं सीआरपीसी में सेक्शन 61 से लेकर 69 तक। तो ये लिंक करके आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई सम्मन का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो सम्मन होता है एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोर्ट इशू करती है उस पर्सन को बुलाने के लिए जो लीगल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसा होता है जब प्लेंट फाइल करके बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट क्या करता है, सूट इंस्टीट्यूट करता है अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी और नंबर 4 ऑफ सीपीसी। तो उसके बाद भाई वो जिसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया है, मतलब डिफेंडेंट, उसको पता तो चलना चाहिए कि भाई उसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। ये चीज़ इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई आपके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हो गया है और ये रिक्वायर्ड है कि भाई आप आइए अपने आप को कोर्ट में डिफेंड कीजिए। क्या किया जाता है, डिफेंडेंट को एक लीगल डॉक्यूमेंट भेजा जाता है। उस लीगल डॉक्यूमेंट को ही हम कहते हैं कि ये क्या है, ये सम्मन है। यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे ऑर्डर नंबर 9 का रूल नंबर 6, जिसमें 3 सिचुएशन दी गई हैं। पहली सिचुएशन ये दी गई है, अगर जो सम्मन है वो ड्यूली सर्ड हो जाता है, डिफेंडेंट को मिल जाता है सम्मन, तब भी वो उस तारीख को जो सम्मन में मेंशन है कि इस दिन आप अपीयर होंगे न्यायालय में, कोर्ट में आएंगे, नहीं आता है, तो तब जो सूट है उसको एक्स पार्टे कर दिया जाएगा, एक्स पार्टे सुना जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये कही गई है रूल नंबर 6 में कि अगर जो सम्मन है वो ड्यूली सर्ड नहीं होता है, उस सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि सेकंड सम्मन इशू किया जाए और डिफेंडेंट को सर्ड किया जाए, उस मैनर में सर्ड किया जाए जैसे कि अभी हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सेकंड सिचुएशन में ये होगा, अगर सम्मन सर्ड नहीं होता है तो तब डिफेंडेंट के लिए सेकंड सम्मन इशू किया जाएगा। तीसरी सिचुएशन है कि अगर जो सम्मन है वो डिफेंडेंट को मिलता है, लेकिन उसमें जो तारीख थी कि भाई इस तारीख को आपने कोर्ट में पहुंचना है, उस तारीख से इतना पहले डिफेंडेंट को सम्मन मिला कि भाई उसको सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिला कि वो कोर्ट पहुंच सके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो कोर्ट है वो हियरिंग को, सूट की जो हियरिंग फिक्स की गई थी उस दिन के लिए, वो हियरिंग आगे फ्यूचर डे के लिए क्या कर देगी, पोस्टपोन कर देगी उस फ्यूचर डे के लिए जो कि कोर्ट फिक्स करेगी, और कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि उस दिन का नोटिस डिफेंडेंट को दे दिया जाए। तो यहाँ पर 3 सिचुएशन है ऑर्डर नंबर 9 रूल नंबर 6 में, जो आपने हमेशा ध्यान रखनी है। ये तो भाई सिविल केसेस की बात थी, लेकिन अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो क्रिमिनल केसेस में नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सम्मन है वो जब इशू होते हैं एक्यूज पर्सन के लिए, जैसे कि इशू हुए सम्मन, तो अगर उसको वो सर्ड नहीं होते हैं तो दोबारा से सम्मन इशू किए जाते हैं। लेकिन अगर एक्यूज को सम्मन सर्ड हो जाता है फिर भी वो नहीं अपीयर होता है कोर्ट में, तो तब बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं, और अगर वो तब भी अपीयर नहीं होता है तो फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू किए जाते हैं।
ऐसा क्रिमिनल केसेस में होता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको क्रिमिनल केसेस में जैसे सम्मन भेजे जाते हैं उसका भी थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है। अब हम वो सारे प्रोविजंस डिस्कस करेंगे जो आपके सिविल केसेस में सम्मन की सर्विस से संबंधित हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन 27 ऑफ सीपीसी की, तो सिंपल शब्दों में सेक्शन 27 ऑफ सीपीसी ये कहता है कि भाई जैसे ही आपका मामला यानी कि आपका सूट दाखिल हो गया, सूट इंस्टीट्यूट हो गया, ड्यूली इंस्टीट्यूट मतलब प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट हो गया, जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई और आपका सूट इंस्टीट्यूट हो गया, न्यायालय में दाखिल हो गया, तो अब क्या होगा? अब भाई सम्मन इशू किए जाएंगे डिफेंडेंट को कि भाई वो अपीयर होए न्यायालय में और जो क्लेम किया गया उसका आंसर करे। और सम्मन इशू करने का एक पर्पज़ यही होता है कि भाई डिफेंडेंट को ये पता तो चले कि भाई उसके खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट हो गया है और जो भी क्लेम किए गए हैं उनका आंसर करने के लिए वो न्यायालय आए। इस चीज़ के लिए मतलब डिफेंडेंट को बुलावा देने के लिए, इनवाइट करने के लिए सम्मन इशू किए जाते हैं और उस मैनर में सम्मन की तामील होती है, सर्व किए जाते हैं सम्मन जैसा कि प्रेस्क्राइब्ड है। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब सेक्शन 2 के क्लोज 16 में दिया गया है सीपीसी के। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रेस्क्राइब बाय रूल, यानी कि जैसा कि रूल के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है उस मैनर में सम्मन सर्व किए जाएंगे, सम्मन की तामील की जाएगी डिफेंडेंट पर। अब उस दिन सम्मन सर्व किए जाएंगे जो कि सूट के दाखिल किए जाने की तारीख से 30 दिन के बीच का होगा। ये नहीं कि भाई सूट आज इंस्टीट्यूट हुआ और 30 दिन बाद सम्मन की तामील की जा रही है डिफेंडेंट को, ऐसा नहीं। आज अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो 30 दिन के अंदर डिफेंडेंट को सम्मन सर्व कर दिए जाएंगे। तो इतनी सी ही बात है जो आपकी सेक्शन 27 ऑफ सीपीसी में लिखी है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 28 ऑफ सीपीसी। इसमें सिंपली ये बताया गया है कि भाई अगर डिफेंडेंट जो है वो किसी दूसरे स्टेट में रिसाइड करते, किसी दूसरे राज्य में रहता है, तो उसको सम्मन की सर्विस कैसे की जाएगी, उसको सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। तो सिंपल शब्दों में सबसेक्शन 1 ही आपने इसका पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। सबसेक्शन 1 में सिंपली ये लिखा है कि भाई जो सम्मन है वो भेजा जा सकेगा सर्विस के लिए दूसरे स्टेट में उस कोर्ट को उस मैनर में जैसा कि उन रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है, जो कि रूल्स आपके उस स्टेट में इन्फोर्समेंट में है। तो भाई जैसा कि उस स्टेट के रूल्स के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है उस मैनर में उस कोर्ट को जो सम्मन है सर्विस के लिए भेजा जाएगा उस स्टेट की, ये कहा गया है सबसेक्शन 1 में। तो बाकी कुछ नहीं पढ़ना है सेक्शन 28 से। तो सिंपली आपको पता चला यहाँ पे कि भाई अगर डिफेंडेंट डिसाइड करता है किसी दूसरे स्टेट में तो उसको सम्मन की सर्विस के लिए जो सम्मन भेजा जाएगा दूसरे स्टेट में, तो वो उस कोर्ट को भेजा जाएगा उस स्टेट की उस मैनर में भेजा जाएगा जैसा कि उन रूल्स के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है जो कि उस स्टेट में इन्फोर्समेंट में है। तो सिंपली बस इतना ही ध्यान रखना है सेक्शन 28 में। सेक्शन 29 ऑफ सीपीसी की अगर हम बात करें तो भाई ये सेक्शन जो है ये बताता है कि जो फॉरेन सम्मन्स होते हैं, जो विदेशी सम्मन होते हैं, उनकी सर्विस कैसे होगी। और यहाँ से आपका प्री में क्वेश्चन बन चुका है कि सर्विस ऑफ फॉरेन सम्मन, इससे संबंधित प्रोविज़न जो हैं वो सीपीसी किस सेक्शन में दिए गए हैं। तो भाई इससे संबंधित प्रोविज़न आपके दिए गए हैं सेक्शन 29 ऑफ सीपीसी में, तो ये आप ध्यान रखना। तो भाई कहता क्या है सेक्शन 29? सेक्शन 29 ये कहता है कि भाई अगर कोई कोर्ट है या फिर कोई रेवेन्यू कोर्ट है ऐसी जो कि इंडिया के किसी पार्ट में इस्टेब्लिश है लेकिन उसके ऊपर आपके सीपीसी के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं, या फिर कोई ऐसी सिविल या फिर रेवेन्यू कोर्ट है जो कि आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश है या फिर कंटिन्यूड है बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर कोई अदर सिविल और रेवेन्यू कोर्ट है जो कि आउटसाइड इंडिया है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन पास करके ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये जो सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेक्शन के प्रोविज़न उसके ऊपर अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर इन तीनों कोर्ट में से कोई भी कोर्ट अगर क्या करती है, कोई सम्मन या फिर अदर प्रोसेस इशू करती है, तो वो सम्मन या फिर प्रोसेस जिस टेरिटरी तक
आपका CPC एक्सटेंड होता है, उस टेरिटरी में जो कोई कोर्ट है उसको भेजा जा सकेगा। और वो कोर्ट जो है वो इस तरीके से सम्मन की तामील करेगी जैसे कि वो उसी कोर्ट के द्वारा इशू की गए हैं, उसी कोर्ट ने इशू किए हैं। तो सिंपली यही कहता है आपका सेक्शन 29। नेक्स्ट है सेक्शन 30 ऑफ CPC। इस सेक्शन से सिंपली प्री में ये पूछा गया था कि जो पावर है टू ऑर्डर डिस्कवरी ये किस सेक्शन में दी गई है। तो सेक्शन 30 ऑफ CPC टॉक्स अबाउट द पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड द लाइक। इसमें पूरा का पूरा सेक्शन आपको याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी कंडीशंस एंड लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड हैं उनके सब्जेक्ट में रहते हुए जो कोर्ट है वो किसी भी समय या तो सुओ मोटो मतलब खुद ही या फिर किसी पार्टी के अप्लाई करने पर क्या कर सकती है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करवाने से संबंधित ऑर्डर्स दे सकती है, या फिर सम्मन को इशू कराने से संबंधित ऑर्डर दे सकती है, या फिर किसी फैक्ट को एफिडेविट से प्रूव करने का ऑर्डर दे सकती है। तो सेक्शन 30 में सिंपली बस यही बात आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है सेक्शन 31 ऑफ CPC। ये सिंपली ये कहता है कि भाई अगर कोई सम्मन एविडेंस देने के लिए इशू किया गया है या फिर किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए इशू किया गया है या फिर किसी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए इशू किया गया है, तो उस सम्मन के ऊपर भी वही प्रोविजंस अप्लाई होंगे जो कि सेक्शन 27, 28 एंड 29 ऑफ CPC में दिए गए हैं। सिंपल शब्दों में सेक्शन 31 में यही कहा गया है। कहने का मतलब यही है कि भाई अगर विटनेस को बुलाने के लिए आप सम्मन भेज रहे हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करवाने के लिए आप सम्मन भेज रहे हैं या फिर किसी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए आप सम्मन भेज रहे हैं, तो सेक्शन 27 से लेकर 29 तक के जो प्रोविजंस हैं वो उन सम्मन्स के ऊपर भी अप्लाई होंगे। सेक्शन 32 ऑफ CPC में पेनल्टी बताई गई है डिफॉल्ट के केस में, तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये किस सेक्शन में है। तो यहाँ पर सिंपली ये कहा गया है कि कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट कंपेल करा सकती है किसी भी पर्सन की अटेंडेंस की भाई ये पर्सन आए, इस चीज़ को कंपेल करा सकती है। किस पर्सन की बात की गई है, उस पर्सन की बात की गई है जिसके लिए सम्मन इशू किया गया है अंडर सेक्शन 30। और इस पर्पस के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, इशू कर सकती है अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट, उसको अरेस्ट करवाने के लिए वारंट भी इशू कर सकती है, और अटैच कर सकती है एंड सेल कर सकती है उसकी प्रॉपर्टी, और इम्पोज कर सकती है उसके ऊपर फाइन 5000 रुपीज़ तक का, मतलब इससे ज़्यादा का नहीं, 5000 रुपीज़ तक का उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकती है, और ऑर्डर कर सकती है उसे कि वो फर्निश करे सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस। और अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो इस केस में उसको कमिट कर सकती है टू दी सिविल प्रिजन, जो सिविल प्रिजन है, जो सिविल कारागार है उसमें सुपुर्द कर सकती है, उसको भेज सकती है, कमिट कर सकती है अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है। तो सिंपली सेक्शन 32 में यही कहा गया है। ऑर्डर नंबर 5 ऑफ CPC की अगर हम बात करें तो इसमें रूल 1 से लेकर रूल 30 तक दिए गए हैं जो कि सम्मन को इशू किए जाने से संबंधित और सम्मन की सर्विस से संबंधित प्रोविजन से संबंधित हैं। तो ऑर्डर नंबर 5 में जो स्टार्टिंग के रूल हैं रूल 1 से लेकर रूल 8 तक, ये सम्मन को इशू किए जाने से संबंधित जो भी जनरल प्रोविज़न है उनसे संबंधित है। तो सबसे पहले अगर रूल 1 की बात करें तो रूल 1 में सिंपली ये कहा गया है कि जैसे ही आपका सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाता है उसके बाद सम्मन इशू किया जा सकेगा डिफेंडेंट के लिए कि भाई वो जो क्लेम किया गया है उसका आंसर करने के लिए अपीयर हो और अपनी डिफेंस में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे। रिटर्न स्टेटमेंट जो प्लेंट होती है ना उसका जवाब होता है एक तरीके का। रिटर्न स्टेटमेंट वाला कॉन्सेप्ट हमने एक वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था जो कि आई बटन पर आपको मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर चेक कर लेना। तो भाई जो रूल नंबर 1 है वो सिंपली यही कहता है कि जैसे ही सूट ड्यूली इंस्टीट्यूट हो जाएगा जो सम्मन है इशू किया जा सकेगा डिफेंडेंट को उसके अपीयर होने के लिए और क्लेम का आंसर करने के लिए और रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने के लिए जो भी वो अपने डिफेंस में फाइल करेगा, वो भी
जैसे डिफेंडेंट को सम्मन मिला है उस तारीख से 30 दिन के अंदर उसने रिटर्न स्टेटमेंट क्या करनी होगी, फाइल करनी होगी। प्रोवाइजो में ये लिखा है कि कोई भी सम्मन इशू नहीं किया जाएगा डिफेंडेंट के लिए अगर भाई डिफेंडेंट जो है वो उस टाइम पर अपीयर था जब बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट सूट इंस्टीट्यूट किया गया था, जब प्लेंट प्रेजेंट किया गया था तो वो वहाँ पर प्रेजेंट था डिफेंडेंट और उसने प्लेंटिफ्स के क्लेम को एडमिट किया था, तो उस डिफेंडेंट के लिए कोई सम्मन इशू नहीं किया जाएगा। ये प्रोवाइजो में मेंशन किया गया है। और आगे प्रोवाइजो में ये प्रोवाइड किया गया है कि अगर डिफेंडेंट रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज, जब उसको सम्मन सर्ड हुआ था उस तारीख से 30 डेज के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करने से फेल हो जाता है तो उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए अलाउ किया जाएगा ऑन सच अदर डे एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, किसी भी अदर डे पर जो कि कोर्ट स्पेसिफाई करता है और इस चीज़ के लिए रीजंस भी रिकॉर्ड किए जाएंगे राइटिंग में, बट वो डे सम्मन की सर्विस होने से 90 डेज तक के बीच का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कमर्शियल डिस्प्यूट होते हैं उनके लिए यहाँ पर प्रोवाइज़ो जोड़ा गया है और इस प्रोवाइज़ो में कहा गया है कि अगर डिफेंडेंट विद इन 30 डेज जब सम्मन उसको सर्ड हुआ था रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने से फेल हो जाता है तो उसको अलाउ किया जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए किसी अदर डे पर जो कि कोर्ट स्पेसिफाई कर सकेगी और उस चीज़ के लिए आपका कोर्ट रीजंस भी रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में और कॉस्ट वगैरह भी जो कोर्ट को सही लगती हैं इस चीज़ के लिए ली जाएंगी। बट ये डे आपका जिस दिन सम्मन सर्ड हुआ था उस दिन से लेकर 120 डेज डे के बीच का होना चाहिए और जैसे ही 120 डेज एक्सपायर हो जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन सर्ड होने की तारीख से 120 दिन बीत जाते हैं तो उसके बाद जो डिफेंडेंट का राइट होता है ना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और कोर्ट अलाउ नहीं करेगी रिटर्न स्टेटमेंट रिकॉर्ड में लेने से। सब रूल 2 में ये लिखा है कि अ डिफेंडेड टू होम अ सम्मन हैज़ बिन इशूड अंडर सब रूल 1, सब रूल 1 के तहत जिस डिफेंडेंट को सम्मन इशू किया गया है वो अपीयर हो सकता है, खुद ही आ जाए न्यायालय में, इन पर्सन आ जाए या फिर बाय अ प्लीडर जो कि ड्यूली इंस्ट्रक्टेड है एंड एबल है टू आंसर ऑल मटीरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सूट, या फिर वो अपीयर हो सकता है बाय अ प्लीडर अकम्पनीड बाय सम पर्सन जो कि इन सभी क्वेश्चन के आंसर करने के लिए एबल हैं। और सब रूल 3 में ये बात है एवरी सच सम्मन शैल बी साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट्स एंड शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। जो सम्मन भेजे जाएंगे ना उसके लिए यहाँ पर ये बात मेंशन है कि उनके ऊपर साइन होंगे जज के या फिर उस ऑफिसर के उनके ऊपर साइन होंगे जिनको उस पर साइन करने के लिए अपॉइंट किया गया है और जो कोर्ट है उसकी सील उनके ऊपर लगी होगी सम्मन के ऊपर। तो ये आपका रूल 1 है ऑर्डर नंबर 5 का। रूल नंबर 2 में ये कहा गया है कि जो सम्मन भेजेगी कोर्ट उन सम्मन के साथ साथ प्लेंट की कॉपी भी अकम्पनीड होगी। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, इन दोनों ही रूल से सम्मन के 2 इसेंशियल एलिमेंट निकल कर आते हैं। पहला इसेंशियल एलिमेंट तो यही कि हर एक सम्मन क्या होना चाहिए, जज के द्वारा साइन होना चाहिए उस पर या फिर उस ऑफिसर के द्वारा उस पर साइन होना चाहिए जो कि इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया हो और उसके ऊपर लगी होनी चाहिए कोर्ट की सील। दूसरा पॉइंट ये है कि हर एक सम्मन के साथ अकम्पनीड होनी चाहिए कॉपी ऑफ प्लेंट, यानी कि बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट सूट इंस्टीट्यूट हुआ तो उस प्लेंट की एक कॉपी सम्मन के साथ अकम्पनीड होनी चाहिए, सम्मन के साथ लगाकर भेजी गई होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 इसेंशियल एलिमेंट्स आपको मालूम हुए रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 से।
रूल नंबर 3 में सिंपली ये बात कही गई है कि भाई अगर कोर्ट को ऐसा लगता है, रीजंस हैं रिक्वायर करना कि भाई जो डिफेंडेंट है वो पर्सनली अपीयर हो कोर्ट में, तो कोर्ट क्या करेगी, सम्मन में डिफेंडेंट को ऑर्डर देगी कि भाई वो इन पर्सन मतलब खुद ही आए, अपीयर हो कोर्ट में उस दिन जो कि सम्मन में कोर्ट स्पेसिफाई करेगी। और सेकेंडली ये बात मेंशन है कि भाई अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि रीजंस हैं प्लेंटिफ की पर्सनल अपीयरेंस को रिक्वायर करने के कि भाई जो प्लेंटिफ है वो पर्सनली उसी दिन जिस दिन डिफेंडेंट को हम बुला रहे हैं आए, तो तब कोर्ट प्लेंटिफ की अपीयरेंस के लिए ऑर्डर देगी। ये कहा गया है रूल 3 में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ऑर्डर नंबर 5 के रूल नंबर 4 की, तो इसके साथ आप लिंक करेंगे सीपीसी के सेक्शन 132 एंड 133। इन सब प्रोविजंस को मिलाकर आपको ये आंसर मिलेगा कि भाई कब कब कोर्ट इन पर्सन पार्टीज को कोर्ट में अपीयर होने के लिए ऑर्डर नहीं करेगी। यानी कि इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि कब कब पार्टीज को उनकी पर्सनल अपीयरेंस से एग्जाम्पशन मिला हुआ है, कि कब कब पार्टी को छूट मिली हुई है इस चीज से कि वो खुद ही कोर्ट में अपीयर ना हो। तो यहाँ पर आप सीआरपीसी का सेक्शन 205 एंड सेक्शन 317 भी लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इन सेक्शंस में बताया गया है कि कब कब एक्यूज पर्सन की जो अटेंडेंस है उसको डिस्पेंस किया जा सकेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले रूल नंबर 4 की अगर हम बात करें तो रूल नंबर 4 में सिंपली ये कहा गया है कि किसी भी पार्टी को ऑर्डर नहीं किया जाएगा कि वो इन पर्सन अपीयर हो जब तक कि वो रहती ना हो। कहाँ पर? विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, कि भाई कोर्ट की जो ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की लोकल लिमिट है जब तक कि वो उसके भीतर ना रहती हो तब तक पार्टी को इन पर्सन अपीयर होने के लिए ऑर्डर नहीं किया जाएगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर ऐसा होता है कि जो कोर्ट की ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की लोकल लिमिट है उसके बाहर अगर पार्टी क्या करती है, रिसाइड करती है, रहती है, और वो ऐसी जगह रहती है जो कि कोर्ट जिस जगह पर सिचुएट करता है उस जगह से 50 मील से कम दूरी पर है, या फिर जहां पार्टी रिसाइड करती है आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो वो जगह उस जगह से जहां पर कोर्ट सिचुएट करती है 200 मील से कम दूरी पर है, और साथ ही वहां पर आने जाने के लिए जो पब्लिक कन्वेयंस के साधन होते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं, वो अवेलेबल है। तो तब पार्टी को इन पर्सन अपीयर होने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है कि आप इन पर्सन आइए, आप पर्सनली अपीयर हुइए। तो अगर ये सिचुएशन भी है तो तब भी कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, लेकिन अगर ये सिचुएशन नहीं है तो तब किसी पार्टी को ऑर्डर नहीं किया जाएगा कि वो इन पर्सन कोर्ट में अपीयर हो। एंड एज पर सेक्शन 132 ऑफ सीपीसी किसी पक्षकार को तब भी ऑर्डर नहीं किया जाएगा इन पर्सन अपीयर होने के लिए जब वो कोई महिला है जो कि उनके कस्टम्स और जो भी कंट्री का मैनर है उसके अकॉर्डिंग कंपेल नहीं की जा सकती है कि वो पब्लिक में अपीयर हो। कोई रीति रिवाज रहता है उनका जिससे उनको पब्लिक में अपीयर होने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से अगर कोई ऐसी महिला है तो उसको इन पर्सन कोर्ट में अपीयर होने के लिए ऑर्डर नहीं किया जाएगा, उस महिला को एग्जेम्पशन मिला हुआ है। और सेक्शन 133 ऑफ सीपीसी के तहत कुछ पर्सन्स हैं जिनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है पर्सनली अपीयरेंस से। जैसे कि अगर हम सेक्शन 133 देखें तो यहाँ पर कुछ पर्सन्स की लिस्ट दी गई है जो कि पर्सनल अपीयरेंस से जो एग्जेम्पशन मिला हुआ है उसके लिए एंटाइटल है। तो यहाँ पर सबसे पहले हो गए जैसे कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, द स्पीकर of the state legislative assembly, the chairman of the state legislative assembly, the minister of the states, the judges of the high courts, और वो लोग जिनके ऊपर सेक्शन 87 भी अप्लाई होता है। तो ये लोग यहाँ पर जिनकी लिस्ट हमने आपको बताई एग्जेम्प्टेड है पर्सनली अपीयर होने से। और सबसेक्शन 3 जो है सेक्शन 133 का, इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर कोई पर्सन ये जो एग्जेम्पशन मिला हुआ है इस प्रिविलेज का क्लेम करता है कि भाई मैं तो एग्जेम्प्टेड हूँ, मैं पर्सनली अपीयर नहीं हो सकता हूँ कोर्ट में, और कंसिक्वेंटली उस पर्सन को कमीशन भेज के एग्जामिन करना जरूरी होता है, तो वो व्यक्ति जिसको हम एग्जामिन करने के लिए कमीशन भेज रहे हैं वो कमीशन की जो भी कॉस्ट वगैरह है वो पे करेगा, जब तक कि जो पार्टी उस व्यक्ति के एविडेंस को रिक्वायर कर रही है वो
कमीशन की जो कॉस्ट लगने वाली है पे नहीं कर देती हैं। तो यानी कि यहाँ पर जिन पर्सन की बात की गई है कि ये पर्सनल अपीयरेंस होने से एग्जाम्प्टेड है, तो उनको अगर एग्जामिन करना होता है तो उनके लिए कमीशन भेजी जाती है। रूल नंबर 5 से लेकर रूल नंबर 8 तक के जो प्रोविजंस हैं इसमें बताया गया है कि समन्स के क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले रूल नंबर 5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंपली ये कहा गया है कि जब कोर्ट समन इशू करती है उस टाइम पर वो डिटरमाइन करेगी कि भाई ये जो समन वो इशू कर रही है क्या ये सिर्फ और सिर्फ इश्यूज को सेटल करने के लिए है या फिर सूट के फाइनल डिस्पोजल के लिए है। तो इन दोनों में से जिस भी चीज के लिए कोर्ट समन इशू करेगी वो समन में मेंशन करेगी। बट यहाँ पर प्रोवाइजो में ये बात मेंशन है कि हर एक सूट जो कि कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के द्वारा जिसकी सुनवाई की जाएगी वो जो समन इशू करेगी वो समन इशू करेगी फॉर दी फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। अब यहाँ पर रूल नंबर 5 के साथ रूल नंबर 8 का थोड़ा कनेक्शन है। तो रूल नंबर 8 क्या कहता है? रूल नंबर 8 में ये कहा गया है कि अगर जो समन है वो फाइनल डिस्पोजल के लिए है, सूट के फाइनल डिस्पोजल के लिए, तो समन में डिफेंडेंट को डायरेक्ट किया जाएगा कि वो प्रोड्यूस करे उस दिन जो कि उसकी अपीयरेंस के लिए फिक्स किया गया है सभी विटनेसेस को जिनके एविडेंस को वो अपने केस की सपोर्ट में रिलाय करने के लिए इंटेंड करता है। तो उन विटनेसेस को प्रोड्यूस करने के लिए डिफेंडेंट के लिए समन में डायरेक्शन दिया जाएगा अगर जो समन है वो इशू किया जाता है फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट, सूट को फाइनली डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ये बात आपकी रूल नंबर 8 में मेंशन है। रूल नंबर 6 में अपीयरेंस के लिए डिफेंडेंट की डे फिक्स करने की बात की गई है। तो यहाँ पर अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 1 जो डे फिक्स किया जाएगा उसको फिक्स करने के लिए रेफर किया जाएगा करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट और द प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ डिफेंडेंट। ये देखकर कि भाई जो डिफेंडेंट है उसका रेजिडेंस किस प्लेस पर है ये सब चीज़ देखते हुए, और जो सर्विस है समन की उसके लिए कितना टाइम ज़रूरी है ये चीज़ भी देखते हुए, और जो डे है वो फिक्स किया जाएगा इस तरीके से कि भाई जो डिफेंडेंट है उसको सफिशिएंट टाइम मिल जाए जिससे कि वो अपीयर हो सके उस दिन आंसर करने के लिए। जैसे कि वो उस दिन जो फिक्स किया जाएगा आएगा, अपीयर होगा, आंसर करेगा, तो भाई उसको अपीयर होने के लिए उस दिन आंसर करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाए। तो ये सब चीजों को देखते हुए डे फिक्स किया जाएगा। रूल नंबर 7 में ये कहा गया है कि भाई जो समन अपीयर होने के लिए और आंसर करने के लिए भेजा जा रहा है उसमें ये ऑर्डर भी मेंशन होगा कि भाई वो डॉक्यूमेंट्स और वो कॉपीज जो कि आपके ऑर्डर नंबर 8 के रूल नंबर 1A में स्पेसिफाइड हैं। ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1A एक वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि आई बटन पर आपको मिल जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये ऑर्डर भी समन में डिफेंडेंट को दिया जाएगा कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट कॉपीज जो कि स्पेसिफाइड किए गए ऑर्डर नंबर 8 के रूल नंबर 1A में जो कि उसके पोजेशन में है डॉक्यूमेंट या फिर कॉपीज या फिर जो उसके पावर में है, अपॉन विच ही इंटेंड्स टू रिलाई इन सपोर्ट ऑफ हिज केस, जिनके ऊपर वो रिलाई करता है अपने केस की सपोर्ट में, जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो रिलाई करता है, तो भाई वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए भी समन में ऑर्डर कंटेन होगा। ये बात लिखी है रूल नंबर 7 में। यहाँ पर रूल नंबर 5 से लेकर रूल नंबर 8 तक जो हमने ऑर्डर 5 के कवर किए हैं इनसे हमें कुछ पर्टिकुलर्स पता चलते हैं समन्स के, और यहाँ से PCSJ मेंस में क्वेश्चन बन चुका है कि व्हाट आर दी पर्टिकुलर्स ऑफ समन्स। तो यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर्स निकल कर आते हैं इन रूल से जो कि आप मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट में कि समन में क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए। समन में डायरेक्शन होना चाहिए कि भाई जो समन में डेट फिक्स की गई है वो फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशू ओनली फिक्स की गई है या फिर फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट फिक्स की गई है। दूसरी चीज़ जो डेट फिक्स की जाती है ना समन में, वो डेट कुछ चीज़ों को रेफर करते हुए फिक्स की जानी चाहिए जो कि हम रूल नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हैं कि सफिशिएंट टाइम डिफेंडेंट को दिया जाना चाहिए जिससे कि वो इनेबल हो सके टू अपीयर एंड आंसर द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ। तो सफिशिएंट टाइम डिफेंडेंट को प्लेंटिफ के क्लेम का आंसर करने के लिए अपीयर होने के लिए दिया जाना चाहिए समन में।
तीसरी चीज़ सम्मन में ये मेंशन होनी चाहिए, ये ऑर्डर मेंशन होना चाहिए सम्मन में, जो कि डायरेक्ट करता हो डिफेंडेंट को कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे जो कि उसके केस की सपोर्ट में, उसके पोजेशन में है, उसके पावर में है, कि भाई जब आप आओगे तो वो भी लेते आना जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास आपके केस की सपोर्ट में हैं। तो उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए डिफेंडेंट को ऑर्डर दिया गया होना चाहिए सम्मन में। इसके अलावा रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 में जो हमने इसेंशियल आपको बताए थे सम्मन के क्या निकल कर आते हैं कि भाई जो सम्मन है उसमें जज का साइन होना चाहिए या फिर उस ऑफिसर का साइन होना चाहिए जो कि इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया हो, और सम्मन में कोर्ट की सील लगी होनी चाहिए। ये तो हमने रूल नंबर 1 में बताया था। रूल नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि सम्मन अकम्पनीड होना चाहिए विद अ कॉपी ऑफ प्लांट, तो ये भी होना चाहिए। तो भाई अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट आर द पर्टिकुलर्स ऑफ सम्मन्स, तो यहाँ पर जो बातें हमने आपको बताई ये बातें आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका मेंस में एक क्वेश्चन और आ रखा है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स। तो इस चीज़ के लिए अब हम जो बातें आपको बताएंगे, जो चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे वो आप आंसर में लिख कर आ सकते हैं। तो यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर फॉर सर्विस ऑफ सम्मन्स, यानी कि सम्मन की जो सर्विस की जाती है, तामील की जाती है, उसका क्या प्रोसीजर है या फिर उसके क्या क्या मोड्स हैं, किन किन तरीक़ों से वो किया जा सकता है। तो इससे संबंधित आपके रूल हैं रूल 9 से लेकर रूल 30 तक और नंबर 5 में। तो सारे के सारे नहीं कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वही हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी रूल्स को डिफरेंट हेड्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, जिसमें आपके रूल 10 से लेकर 16 तक एंड रूल नंबर 18 कवर होते हैं। दूसरा सर्विस बाय कोर्ट, यानी कि रूल नंबर 9। तीसरा है सर्विस बाय प्लेंटिव, जिसमें रूल नंबर 9A आपका कवर होता है। चौथा है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, जिसमें रूल 17, 19, 20 ये डिस्कस किए जाएंगे। यही हैं आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स। अब बारी बारी से हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन की, जो कि है पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, इससे संबंधित रूल है रूल 10 से लेकर रूल 16 एंड रूल नंबर 18। तो यहाँ पर सबसे पहले रूल 10 में सिंपली तरीका बताया गया है सर्विस का कि कैसे सम्मन की तामील की जाएगी, मोड ऑफ सर्विस क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपली ये कहा गया है कि जो ओरिजिनल सम्मन है ना, उसकी एक कॉपी, जिस कॉपी के ऊपर जज के साइन होंगे या फिर उस ऑफिसर के साइन होंगे जिसको इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया गया है, और कोर्ट की सील लगी होगी, वो कॉपी ओरिजिनल सम्मन की डिलीवर करके या फिर टेंडर करके जो सम्मन है उसकी सर्विस की जाएगी, तामील की जाएगी। ये कहा गया है रूल नंबर 10 में। नेक्स्ट है रूल नंबर 11। इसमें ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा डिफेंडेंट होते हैं तो तब उनको सम्मन की सर्विस कैसे की जाएगी। तो पहले तो इन्होंने ये कह दिया सेव एज अदरवाइज प्रेस्क्राइब, अगर कहीं पर कुछ और तरीका बताया गया है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, उसको सेव करते हुए, उसको अलग रखते हुए हम ये कह रहे हैं कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं तो हर एक डिफेंडेंट को सम्मन की सर्विस की जाएगी, हर एक डिफेंडेंट को सम्मन की तामील की जाएगी। रूल नंबर 12 की अगर हम बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि जहां तक प्रैक्टिकेबल होता है डिफेंडेंट को इन पर्सन, यानी कि स्वयं सम्मन की सर्विस की जाएगी, तामील की जाएगी। और अगर ऐसा है कि भाई सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए कोई एजेंट उसने एम्पावर किया हुआ है डिफेंडेंट ने, तो अगर उसको हम सम्मन की सर्विस करते हैं, उसके एजेंट को अगर हम सम्मन की सर्विस करते हैं, सम्मन की तामील करते हैं, तो ये भी सफिशिएंट होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 13। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर ऐसा होता है कि किसी बिजनेस या फिर वर्क से रिलेटेड सूट है किसी पर्सन के अगेंस्ट, जो कि उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की जो लोकल लिमिट है उसमें नहीं रहता है, उसके भीतर नहीं रहता है, जो कोर्ट क्या कर रही है, सम्मन इशू कर रही है, उसके जुरिस्डिक्शन की जो लोकल लिमिट है उस लिमिट में वो व्यक्ति नहीं रहता है जिसके अगेंस्ट किसी बिजनेस या वर्क से रिलेटेड सूट डाला गया है। तो भाई जो भी मैनेजर होगा या फिर एजेंट होगा एट द टाइम ऑफ सर्विस, जब सम्मन की तामील की जा रही है उस समय,
तो जो कोई भी मैनेजर है या फिर एजेंट है जो कि उसकी तरफ से मतलब बिजनेस कर रहा है या फिर वर्क कर रहा है उस पर्सन के लिए जिसके अगेंस्ट सूट डाला गया है और विद इन सच लिमिट वो है, तो भाई अगर उसको दे देते हैं हम सम्मन, उसको सम्मन की सर्विस कर देते हैं उस मैनेजर को, उस एजेंट को जो कि उस पर्सन के लिए बिजनेस कैरी कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो तब यही सफिशिएंट होगा। इसको गुड सर्विस ऑफ सम्मन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में एक कोर्ट है और उस कोर्ट में सूट लाया गया है किसी बिजनेस से रिलेटेड किसी पर्सन के अगेंस्ट जो कि उत्तराखंड में नहीं रहता है और वो बिजनेस यहाँ पर चलाया जा रहा है उत्तराखंड में। तो जो पर्सन है वो कहीं और रहता है, उत्तराखंड से बाहर रहता है कहीं और। तो अब यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसमें सूट लाया गया है वो सम्मन इशू कर रही है। तो जब वो सम्मन इशू कर रही है तो अब वो सम्मन यहाँ पर इस बिजनेस में जो भी एजेंट वगैरह लगे हुए हैं या फिर जो भी मैनेज कर रहे हैं, जो मैनेजर है, उनको अगर वो सम्मन दे देती है, उनको सम्मन की तामील कर दी जाती है, तो भाई ये सफिशिएंट होगी। इसको गुड सर्विस ऑफ सम्मन कहेंगे। बस इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है रूल नंबर 13 में। और यहाँ पर रूल 13 का जो सब रूल 2 है इसमें सिंपली ये कहा गया है कि जो रूल नंबर 13 है इसके पर्पस के लिए जो आपका मास्टर होगा ना शिप का, उसको एजेंट माना जाएगा ऑनर का। जो शिप का ऑनर है या फिर जो चार्टर है उसका एजेंट माना जाएगा और उसको अगर सर्विस की जाती है सम्मन की तो वो गुड सर्विस होगी। नेक्स्ट रूल है रूल 14। इसमें सिंपली ये कहा गया है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित रिलीफ ऑब्टेन करने के लिए या फिर अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को रॉन्ग किया गया है तो उसका कंपनसेशन ऑब्टेन करने के लिए सूट लाया गया है, तो इस केस में सम्मन की सर्विस कैसे की जाएगी। अगर मान लो जो डिफेंडेंट है उसको इन पर्सन सर्विस नहीं की जा सकती है सम्मन की और ना ही डिफेंडेंट ने कोई एजेंट एम्पावर किया है सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए, तो इस सिचुएशन में सम्मन की सर्विस किसी भी ऐसे एजेंट को डिफेंडेंट के की जा सकेगी जो कि प्रॉपर्टी का इंचार्ज होगा। रूल 15 की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली ये कहा गया है कि भाई अगर ऐसा होता है कि रेजिडेंस पर हम सर्विस करने गए हैं सम्मन की तामील करने गए हैं डिफेंडेंट के रेजिडेंस पर, लेकिन रेजिडेंट पर वो था ही नहीं, अपने आवास स्थल पर, अपने निवास स्थल पर वो था ही नहीं और लाइकलीहुड ही नहीं है कि भाई वो मिल जाएगा अपने रेजिडेंट पर रीजनेबल टाइम में, और ना ही कोई एजेंट उसने एम्पावर किया हुआ है जो कि उसके बिहाफ पे सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट कर ले। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाएगा। इस सिचुएशन में जो सर्विस है सम्मन की वो फैमिली के किसी भी अडल्ट मेंबर को कर दी जाएगी, वो चाहे फीमेल हो चाहे वो मेल हो, जो कि डिफेंडेंट के साथ रहता हो, रिसाइड करता हो विद हिम। तो कोई भी अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जो कि चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उसको सम्मन की सर्विस कर दी जाएगी। ये कहा गया है रूल नंबर 15 में। और एक्सप्लेनेशन में ये क्लियर कर दिया गया है कि जो सर्वेंट है उसको फैमिली का मेंबर नहीं माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ रूल 15 ऑफ ऑर्डर 5th ऑफ सीपीसी। रूल नंबर 15 ऑफ ऑर्डर नंबर 5th ऑफ सीपीसी के साथ आप कनेक्ट करेंगे सेक्शन 64 ऑफ सीआरपीसी, लिंक करके याद करेंगे। इन दोनों ही प्रोविजन में सिमिलर बात की गई है, डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पर रूल नंबर 15 के तहत कहा गया है कि फैमिली के किसी भी अडल्ट मेंबर को सर्विस कर दी जाएगी सम्मन की, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 64 के तहत सिर्फ और सिर्फ मेल की बात की गई है, फीमेल को कैपेबल नहीं माना गया है टू हैंडल द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है, तो एक बार आप कनेक्ट करके लिंक करके इसको याद कर लेना। अब यहाँ पर रूल नंबर 16 में सिंपली ये कहा गया है कि भाई जो सर्विंग ऑफिसर है वो चाहे वो डिफेंडेंट को सम्मन की कॉपी सर्व कर रहा है पर्सनली या फिर वो एजेंट को कर रहा है या फिर किसी अदर पर्सन को डिफेंडेंट के बिहाफ में वो सम्मन की सर्विस कर रहा है, तो वो उससे एक्नॉलेजमेंट साइन करवाएगा, सम्मन के सर्विस का एक्नॉलेजमेंट ज़रूर करवाएगा।
अब जैसे कि रूल 16 के तहत आपका जो सम्मन है वो सर्ड हो जाता है, तो जो सर्विंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो ओरिजिनल सम्मन पर एंडोर्स करेगा क्या चीज़, कि भाई किस टाइम सम्मन सर्ड हुआ, किस तरीके से सम्मन को सर्ड किया गया, और अगर उस टाइम पर सम्मन की सर्विस को किसी पर्सन ने अगर विटनेस किया है तो भाई उसका नाम, उसका एड्रेस भी वो जो ओरिजिनल सम्मन है उसके ऊपर एंडोर्स करेगा। क्या क्या चीज़ एंडोर्स करेगा, एक तो टाइम, जिस टाइम सम्मन सर्ड हुआ, दूसरी चीज़ किस तरीके से सम्मन सर्ड हुआ, और अगर सम्मन सर्ड होते हुए किसी पर्सन ने इस चीज़ को विटनेस किया है तो उस पर्सन का नाम और उस पर्सन का एड्रेस जो ओरिजिनल सम्मन है उस पर सर्विंग ऑफिसर एंडोर्स करेगा। ये बात लिखी है आपकी रूल नंबर 18 में। तो यहाँ पर फर्स्ट मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन यानी कि पर्सनल और डायरेक्ट सर्विस, ये पॉइंट हमने कवर कर लिया है। अब अगर हम बात करें सर्विस बाय कोर्ट यानी कि रूल नंबर 9 की, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट सब रूल की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपली ये लिखा है कि अगर जो डिफेंडेंट है वो रिसाइड करता है, रहता है विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, उस कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के भीतर जो कि सम्मन इशू कर रही है, या फिर डिफेंडेंट ने अपने बिहाफ में सम्मन की सर्विस को एक्सेप्ट करने के लिए अगर कोई एजेंट एम्पावर किया हुआ है और वो एजेंट उस कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में रहता है, तो उन पर सम्मन की सर्विस कैसे की जाएगी, उन पर सम्मन की सर्विस की जाएगी या तो कोर्ट के प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा या फिर जो अप्रूव्ड कोर्ट के द्वारा कुरियर सर्विस है उसके थ्रू सम्मन की सर्विस की जाएगी। अब यहाँ पर सब रूल 2 में सिंपल शब्दों में ये लिखा है कि भाई जो सीपीसी है वो एम्पावर करती है कोर्ट को सम्मन उस मैनर में डिलीवर करने के लिए जो कि कोर्ट को सही लगता है। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए रूल 9 के सब रूल 3 में ये लिखा है कि जो सम्मन है वो सर्व किया जा सकता है बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, बाय कुरियर सर्विस और बाय एनी अदर परमिसिबल मींस ऑफ ट्रांसमिशन, जिसमें आपका फैक्स, ईमेल, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस भी इसमें इंक्लूड है। इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस में आपका व्हाट्सएप के थ्रू सम्मन्स को सर्व किया जाना भी इंक्लूडेड है। लाइक अगर सिचुएशन ऐसी है कि सम्मन सर्व किया जाना पॉसिबल नहीं है अदर मीन्स के थ्रू, तो तब व्हाट्सएप के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, सम्मन की सर्विस कर सकते हैं। लाइक एक हिसार प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस था जिसमें अलाउ किया गया था सम्मन की सर्विस व्हाट्सएप के थ्रू किया जाना उस रेस्पोंडेंट को जो कि शिफ्ट हो चुका था काठमांडू में। इसके अलावा एक और केस है रूमा पाल वर्सेस कुमार। इस केस में हुआ क्या था कि जो हस्बैंड था वो डिफेंडेंट था और सूट डाला हुआ था वाइफ ने डोमेस्टिक वायलेंस का, तो हस्बैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया भाग गया। क्यों? क्योंकि भाई जिससे वो सम्मन की सर्विस को अवॉइड कर सके। तो इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में सम्मन की सर्विस किया जाना डिफ़िकल्ट हो गया। तो जस्टिस सुरभि शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट की, इन्होंने अलाउड किया प्लेंटिफ को कि भाई वो सम्मन की जो तामील है वो व्हाट्सएप के थ्रू करे। और ये बात हेल्ड हुई कि जो डबल टिक जैसे लगे आते हैं व्हाट्सएप का जब मैसेज हम भेजते हैं, तो जब डबल टिक लगे हुए आ जाते हैं ब्लू कलर के, तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ सम्मन के रिसीव होने का कंक्लूसिव प्रूफ है कि भाई उसको सम्मन सर्ड हो गया है, यानी कि ये माना जाएगा कि जिसको सम्मन भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू वो उसको सर्ड हो गया है। तो यहाँ पर सब रूल के 3 आपको पता चला कि भाई जो सम्मन है वो रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर सर्विस, फैक्स, ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू भी, यानी कि जो भी अदर परमिसिबल मीन्स है ट्रांसमिशन के, उनके थ्रू भी सर्व किया जा सकता है। प्रोवाइजो में सब रूल 3 के ये बात मेंशन है कि भाई जो भी सर्विस की जाएगी सम्मन की सब रूल 3 के तहत वो प्लेंटिफ से खर्चा लेकर की जाएगी, यानी कि वो प्लेंटिफ के एक्सपेंस पर की जाएगी। उसके लिए खर्चा जो होगा वो प्लेंटिफ देगा, वादी देगा। अगर ऐसा होता है कि जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट की जुरिसडिक्शन के बाहर रहता है
तो सम्मन उस कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा डिफेंडेंट को सर्व किया जाएगा जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में डिफेंडेंट रिसाइड करता है। और नेक्स्ट आपका जो सब रूल 5 है, इसमें ये बात मेंशन है कि भाई अगर आप सम्मन को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि सम्मन आपको सर्व कर दिया जा चुका है, ये वैलिड सर्विस मानी जाएगी। तो यहाँ पर सेकेंड मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन यानी कि सर्विस बाय कोर्ट अंडर रूल 9 भी कवर हो गया है। थर्ड मोड है सर्विस का सर्विस बाय प्लेंटिफ यानी कि वादी के द्वारा सम्मन की तामील किया जाना, जो कि रूल 9A में कवर होता है। इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ सम्मन्स बाय द कोर्ट, लाइक कोर्ट सर्विस करता है सम्मन की तामील करता है, उसके साथ साथ प्लेंटिफ को भी कोर्ट क्या कर सकता है, परमिशन दे सकता है कि आप भी कर सकते हैं डिफेंडेंट को सम्मन की सर्विस, सम्मन की तामील। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, जिसके तहत आपके हम पढ़ेंगे रूल 17, रूल 19 एंड रूल 20। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई सब्स्टिट्यूटेड सर्विस क्या है। तो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस वो सर्विस है जो कि क्या करती है, ये जितने भी मोड्स हमने डिस्कस किए इन सबको रिप्लेस करती है। इनके अलावा किसी और तरीके से अगर सम्मन की सर्विस की जाती है तो उसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस का मतलब होता है सम्मन की वो सर्विस का तरीका जो कि अदर ऑर्डिनरी मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन जो हैं उनको सब्स्टिट्यूट करता है, उनको प्रतिस्थापित करता है, उनको रिप्लेस करता है। यानी कि जो ऑर्डिनरी मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन है उनके अलावा कोई और सम्मन की सर्विस का तरीका क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कहलाता है। यहाँ पर रूल 17 एंड 19 के तहत जो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की जाती है वो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की जाती है, एंड रूल 20 के तहत सब्स्टिट्यूटेड सर्विस कोर्ट के ऑर्डर के तहत की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले रूल 17 के तहत सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को करने के लिए क्या होना चाहिए, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो कि रूल 17 में बताई गई हैं। पहली कंडीशन ये कि भाई अगर ऐसा होता है कि जो डिफेंडेंट है वो या फिर उसका एजेंट या फिर कोई अदर पर्सन, जैसे कि हमने आपको रूल 15 में बताया था कि अगर डिफेंडेंट नहीं मिलता है, ना ही उसके बिहाफ में कोई एजेंट एम्पावर्ड होता है टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ समवन ऑन हिज बिहाफ, तो तब उस कंडीशन में अगर हम उसके घर पे समवन की सर्विस करने गए हैं तो हम उसके घर पे जो अडल्ट फैमिली मेम्बर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसको समवन की सर्विस कर देते हैं, उसको समवन सर्व कर देते हैं, या तो डिफेंडेंट या फिर एजेंट या फिर अदर पर्सन, जैसे कि रूल 15 में भी हमने आपको बताया था। वो रिफ्यूज़ करते हैं टू साइन एक्नॉलेजमेंट साइन कराया जा रहा है रूल 16 के तहत। तो एक्नॉलेजमेंट साइन करने से अगर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या फिर दूसरी कंडीशन ये है वेयर द सर्विंग ऑफिसर आफ्टर ड्यू डिलिजेंस कैन नॉट फाइंड defendant and there is no agent to accept summons nor any other person on whom service can be made। अगर ऐसा होता है दूसरी सिचुएशन के तहत कि भाई अगर सर्विंग ऑफिसर समन सर्व करने गया, उसने बहुत ज़्यादा मतलब जितना भी उसका डिलीजेंस था उस सब को इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो नहीं पता लगा पाया डिफेंडेंट का, उसको नहीं खोज सका, ना ही वहाँ पर कोई एजेंट था जो कि डिपेंडेंट के बिहाफ में सम्मन को एक्सेप्ट कर सके, ना ही कोई अदर पर्सन था, जैसे कि रूल 15 के तहत हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो वो अदर पर्सन भी नहीं था जिसको सम्मन की तामील की जा सके। तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो जो सर्विंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, वो सम्मन की कॉपी को अफिक्स करेगा, कहाँ पर, जिस घर में
जो डिफेंडेंट है वो ऑर्डिनरली रिसाइड करता है या फिर कैरी करता है बिजनेस या फिर पर्सनली वर्क करता है फॉर गेन, उस घर के आउटर डोर पर या फिर सम अदर कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर, जो नोटिसेबल पार्ट हो वहाँ पर अफिक्स करेगा अ कॉपी ऑफ सम्मन, एक सम्मन की कॉपी चिपका देगा। और जो ओरिजिनल सम्मन है उसको उस कोर्ट में रिटर्न कर देगा जहाँ से वो इशू हुआ है, विद अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के साथ जिसमें वो एंडोर्स करेगा क्या चीज़, कि भाई किन सर्कमस्टांसेस में उसने सम्मन की कॉपी को अफिक्स किया, और उस पर्सन का नाम और एड्रेस जिसने डिफेंडेंट के घर को आइडेंटिफाई किया, और उस पर्सन का नाम और एड्रेस जिसकी प्रेजेंस में, जिसकी उपस्थिति में सम्मन की कॉपी को डिफेंडेंट के घर के कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर या फिर आउटर डोर पर क्या किया गया, अफिक्स किया गया। ये सब बातें एंडोर्स करके एक रिपोर्ट पर जो आपका सर्विंग ऑफिसर है वो ओरिजिनल सम्मन को उस कोर्ट को रिटर्न करते हुए जिसने उस सम्मन को इशू किया था देगा। अब यहाँ पर रूल 19 में ये कहा है कि भाई जब सम्मन रिटर्न कर रहा है सर्विंग ऑफिसर अंडर रूल 17 ऑफ ऑर्डर 5 ऑफ सीपीसी, तो कोर्ट क्या करेगी और या फिर कोर्ट क्या कर सकेगी। तो पहला तो मैंडेटरी है, शेल लगा दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि वो बिना वेरीफाई किए बाय द एफिडेविट सर्विंग ऑफिसर क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है अंडर रूल 17, तो तब इस कंडीशन में कोर्ट करेगी ही करेगी। क्या करेगी, जो आपका सर्विंग ऑफिसर है उसको ओथ पर एग्जामिन करेगी, या तो खुद ही या फिर किसी दूसरी कोर्ट से करवाएगी। और अगर जो सर्विंग ऑफिसर है जो अंडर रूल 17 क्या कर रहा है, सम्मन रिटर्न कर रहा है और इट हैज़ बीन सो वेरीफाइड, और उसका रिटर्न जो है वो एफिडेविट के थ्रू क्या है, वेरीफाइड है, तो इस कंडीशन में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो कर सकती है। क्या कर सकती है, उस सर्विंग ऑफिसर को ओथ पर एग्जामिन या तो खुद ही या फिर किसी दूसरी कोर्ट से करवा सकती है। एंड मे मेक सच फर्दर इंक्वायरी इन द मैटर एज इट थिंक्स फिट, इस मैटर पर अगर वो फर्दर इंक्वायरी करना चाहती है तो कोर्ट कर सकती है। एंड शेल आइदर डिक्लेयर दैट द सम्मन हैज़ बीन ड्यूली सर्व्ड, और या तो वो ये डिक्लेयर कर दे कि भाई जो सम्मन है वो ड्यूली सर्व्ड हो गए हैं, या फिर ऑर्डर सच सर्विस, ऐसी सर्विस का ऑर्डर दे जो कि कोर्ट को सही लगता है। तो ये लिखा है रूल 19 में। अब यहाँ पर रूल 20 के तहत जो सम्मन की सर्विस होती है वो कोर्ट के ऑर्डर के तहत होती है। तो यहाँ पर कहा यह गया है कि भाई अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई होता है कि भाई रीज़न टू बिलीव है, इस चीज़ को विश्वास करने का कारण है कि क्या जो डिफेंडेंट है वो भाग रहा है जिससे वो अवॉइड कर सके सम्मन की सर्विस, या फिर किसी अदर रीज़न की वजह से कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो सम्मन है वो ऑर्डिनरी वे से सर्व नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो भी कोर्ट को सेटिस्फाई हो रहा है वो कोर्ट राइटिंग में रिकॉर्ड करेगी। तो इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन अगर होती है तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि जो सम्मन है वो सर्व्ड हो बाय अफिक्सिंग अ कॉपी देयर ऑफ, यानी कि जो ओरिजिनल सम्मन है उसकी एक कॉपी अफिक्स करके, कहाँ पर, इन सम कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस इन द कोर्ट हाउस, कोर्ट हाउस में जो भी नोटिसेबल प्लेस है वहाँ पर सम्मन की जो ओरिजिनल सम्मन है उसकी कॉपी को अफिक्स करके सम्मन की सर्विस की जाए। एंड ऑल्सो अपॉन एनी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट of the house in which the defendant is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain, जहाँ पर जो आपका डिफेंडेंट है लास्ट टाइम रहा या फिर जहाँ पर वो लास्ट टाइम किया बिजनेस अपना या फिर पर्सनली वो वर्क किया फॉर गेन, जिस जगह पर वो लास्ट टाइम ऐसा किया उस जगह के
कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पर, नोटिसेबल पार्ट पर क्या करेगी, कोर्ट सम्मन की एक कॉपी अफिक्स करेगी या फिर किसी और मैनर में जैसा कि कोर्ट को सही लगता है। अब इसके बाद यहाँ पर रूल 1A जो यहाँ पर ऐड किया गया है रूल 17 में, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोर्ट एक्ट कर रही है सब रूल 1 के तहत और वो ऑर्डर करती है कि जो सर्विस है सम्मन की वो एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू न्यूज़पेपर में की जाए, तो तब भाई वो जो न्यूज़पेपर में क्या कर रही है, सम्मन की सर्विस कर रही है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो भाई वो न्यूज़पेपर होना चाहिए डेली न्यूज़पेपर जो कि लोकेलिटी में सर्कुलेट होता है, उस लोकेलिटी में जहाँ पर डिफेंडेंट लास्ट टाइम एक्चुअली या फिर वॉलंटरली रहा है, कैरी किया हो बिजनेस, पर्सनली वर्क किया हो फॉर गेन। तो लास्ट टाइम जहाँ पर वो रहा है या फिर बिजनेस किया है, तो उस लोकेलिटी में जो डेली न्यूज़पेपर क्या होता है, सर्कुलेट होता है, उस न्यूज़पेपर में ही क्या कराएगी कोर्ट, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर वो न्यूज़पेपर में सर्विस कर रही है सम्मन की तो उस न्यूज़पेपर में ही वो कराएगी। और जो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है सम्मन की, उसका इफ़ेक्ट ऐसा होगा कि जैसे कि जो सम्मन है वो डिफेंडेंट को पर्सनली सर्व किया गया है, पर्सनली सम्मन की उसको तामील की गई है, इतना इफ़ेक्ट होगा सब्स्टिट्यूटेड सर्विस अगर की जाती है उसका, जो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की जाती है उसका इफ़ेक्ट इतना होगा कि जैसे कि मान लो भाई पर्सनली ही डिफेंडेंट को क्या किया गया है, सम्मन की तामील की गई है। एंड लास्ट पॉइंट यही है कि भाई जो कोर्ट है वो क्या करनी चाहिए, फिक्स करनी चाहिए टाइम डिफेंडेंट की अपीयरेंस के लिए एंड गिव हिम रीजनेबल टाइम टू अपीयर बिफोर कोर्ट। तो जो सम्मन वो फिक्स करेगी उसमें डिफेंडेंट को रीजनेबल टाइम देगी जिससे वो कोर्ट के समक्ष अपीयर हो सके। तो यहाँ पर आपके ये चारों मोड्स सम्मन की सर्विस के जो कॉमनली किए जाते हैं हमने आपको बताए, बाकी जो हैं आप पढ़ लीजिएगा, उतना नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतना आप लिख कर आएंगे इनफ है। बाकी आपका रूल 21 से लेकर 30 तक जो है रूल्स वो पर्टिकुलर मोड्स ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन्स बताते हैं, जो कि अब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमने काफ़ी सारा सम्मन के बारे में कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया हो, और यहाँ पर जितने भी वीडियोस लेक्चर हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं सीपीसी के, वो सारे के सारे एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीपीसी का कोई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही आपको बता दूं कि जो सीपीसी के वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम उसकी जो ई बुक है, हमारी वीडियोस लेक्चर की जो ई बुक है वो हम तैयार कर रहे हैं साथ साथ में ही, तो लगभग नवंबर तक वो तैयार हो जाएगी। अगर आपको वो खरीदनी है तो उसका प्राइस 100 रुपीज़ रहने वाला है। आप उसको खरीदने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और आईपीसी के जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे, उसकी भी ई बुक अवेलेबल है। उसको खरीदना है आपने तो उसके लिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं। और हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके जो हमारे लेक्चर है सेक्शन 17 से लेकर सेक्शन 167 तक के, उसका भी ई बुक अवेलेबल है। ई बुक मतलब पीडीएफ नोट्स, ठीक है, वो अवेलेबल है। अगर आपको खरीदने हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें आप मेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।